हिंदुस्तान से लेकर दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हाहाकार मचा है, लेकिन यह खतरा आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस महामारी की तीसरी लहर आने का खतरा जता रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डेंजर जोन में होंगे बच्चे। इस बीच ब्रिटिश वैज्ञानिकों की एक रिसर्च दहशत पैदा कर रही है। हमारे साथ मौजूद हेल्थ एक्सपर्ट से इस रिसर्च पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही बच्चों को इस बढ़ते खतरे से कैसे दूर करें, उन्हें कैसे बचाएं, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। क्या कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा कहर बर पाएगी? क्या तीसरी लहर में बच्चों के लिए खतरा ज्यादा होगा? कोरोना महामारी की दूसरी लहर से त्राहिमाम मचा है। संक्रमण और मौत के आंकड़े से सरकार के माथे पर बल पड़ गए हैं। तमाम अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। दूसरी लहर में सबसे ज्यादा कहर युवाओं पर टूटा है, तो वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर में ये वायरस बच्चों को निशाना बना सकता है। इस बीच ब्रिटिश वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक कोरोना से संक्रमित होने वाले ज्यादातर बच्चों में कोविड-19 के लक्षण नजर नहीं आते। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने 0 से 18 साल के 12,300 बच्चों पर कोरोना से जुड़ी स्टडी की। इनमें से 75% पॉजिटिव बच्चों में बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसे कोई लक्षण नहीं दिखे। सिर्फ 25% बच्चों की जांच में कोरोना जैसे लक्षण नजर आए। इनमें से 18% बच्चों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, स्वाद या खुशबू को महसूस न कर पाना जैसे लक्षण थे। वहीं 16.5% बच्चों में खांसी और 13.5% उल्टी जैसी दिक्कतों से परेशान थे। जैसे कि हमें मालूम है कि 60 साल से बड़े उम्र के लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, इसी तरह से जो नवजात शिशु हैं या ये बहुत छोटे बच्चे हैं 2 साल की उम्र से कम, इनकी इम्यूनिटी कम रहती है। इसके अलावा जिन बच्चों को हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, टीबी है या थैलेसीमिया है, इन क्रॉनिक डिजीज़ में भी इम्यूनिटी कम रहती है। तो इन बच्चों को भी कोविड में हमने देखा है कि ज़्यादा संक्रमण हो रहा है और मृत्यु भी इन्हीं बच्चों में ज़्यादा हुई है। इस स्टडी में 2 अलग-अलग ग्रुप के बच्चों में मांसपेशियों में दर्द, थकान, स्वाद और खुशबू महसूस न करना जैसे लक्षण कॉमन दिखे। रिसर्च करने वाली ब्रिटेन की अल्बामा यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक ऐसे में टीनेजर्स के मुकाबले बच्चों के कोरोना से संक्रमित होने का खतरा 3 गुना ज्यादा है। ऐसे में बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी उपाय करने बेहद जरूरी है। मसलन, बाहर से कोई शख्स घर आए तो बच्चों को उनसे दूर रखें। बच्चों के हाथ दिन में कई बार धुलवाएं और उसे हाथ धोने की आदत डलवाएं। बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए गुनगुना पानी पिलाएं। बच्चों को खट्टे फल खिलाएं, जिससे रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है तो उसे सांस लेने वाली एक्सरसाइज जरूर कराएं। जो हमने इतने 1 साल से फॉलो किया है कि स्ट्रिक्टली सही तरीके से मास्क पहनो, अपने 6 फीट की दूरी रखो, क्राउडेड एरियाज, भीड़ भाड़ के एरिया में मत जाओ और लगातार अपने हाथ धो या सैनिटाइज करो, ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिससे परिवार वालों को ना लगे। और अगर ये नहीं किया तो कोई बचाव नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है कोविड का, ये हमें समझ लेना है। कोरोना से अपने बच्चों को बचाने के लिए सावधानी बरतें और उसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना सिखाएं। सिर्फ ऐसा करने से कोरोना आपके और आपके बच्चों के आसपास भी नहीं फटकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से बच्चों को लेकर तीसरी लहर में सबसे ज्यादा शंका है। आशंका इस बात को लेकर है कि सबसे ज्यादा डेंजर जोन में बच्चे रहेंगे। 2 एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर एल.के. भारती जो कि वरिष्ठ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही डॉक्टर एल. तोमर जो कि डायरेक्टर हैं मैक्स अस्पताल के। सबसे पहले डॉक्टर तोमर, क्या माने कि तीसरी लहर में जिस बात को लेकर आशंका है, सबसे ज्यादा डेंजर जोन में बच्चे होंगे? यह खतरा तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब वो एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। सबसे ज्यादा डेंजर जोन में बच्चे होंगे, क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन होने का अभी कोई चांस ही नहीं है। जो वैक्सीन लगना चाहिए, वैक्सीन इज द ओनली प्रिवेंशन जो कि किसी भी इंडिविजुअल को इन्फेक्शन होने से बचा सकता है, और बच्चों में अभी वैक्सीन नहीं लग रही है। और वैक्सीन के ट्रायल हालांकि चल रहे हैं। हो सकता है 1 महीने के अंदर वैक्सीन बच्चों में भी लगना शुरू हो जाए, लेकिन बच्चों की संख्या अगर आप देखते हैं
कि 12 ईयर से कम की जो कि टोटल जो पॉपुलेशन है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़। तो इतने सारे बच्चों को वैक्सीनेशन लगना भी बहुत जल्दी संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि सबसे ज्यादा डेंजर जोन में बच्चे ही हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स को वैक्सीन लग जाती है तो बच्चों की इन्फेक्शन का खतरा वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे तो माँ बाप के संरक्षण में ही होते हैं ज्यादातर, और बाकी अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं तो उनको इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। डॉक्टर तोमर, जो आपने बातें कही, मुझे तो लगता है कि ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर है कि बच्चे सबसे ज्यादा डेंजर जोन में होंगे, क्योंकि जो अब तक की रिसर्च है तमाम पैंडेमिक्स को लेकर, ऐसा कोई सबूत वहां तो दिखाई नहीं देता। नहीं, सबसे ज्यादा डेंजर जोन में इसलिए होंगे क्योंकि उनके प्रिवेंशन के लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा है। आप एडल्ट्स में या जो सीनियर सिटीजन्स के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, और बच्चों को हमें बचाने का तो कोई प्रयास हो ही नहीं रहा है। बचा तो दो ही तरह से जा सकता है इस इन्फेक्शन से, या तो इन्फेक्शन हो जाए और उससे रिकवर कर जाए, जो नेचुरल इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, या फिर वैक्सीनेट किया जाए। तो वैक्सीनेट करके एक तरीके का जो इम्यूनिटी क्रिएट होती है। तो दो ही वजह है, तो या तो इन्फेक्शन हो या वैक्सीनेट हो। वैक्सीनेट तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो या तो इन्फेक्शन से उन्हें इम्यूनिटी मिलेगी, या ठीक है, तो और तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम लेकिन जिस बात का मैं डॉक्टर तोमर थोड़ा सा मैं आपको रोकता हूं, जिस बात का जिक्र हमने सबसे पहले किया कि इसलिए ज्यादा डेंजर जोन में क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक मामला होगा। जो एक रिसर्च है 2300 बच्चों पर की गई, उनमें किसी के लक्षण नहीं मिले। तो सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार पहचानेंगे कैसे कि कोरोना हुआ नहीं हुआ। देखिए, अगर एसिम्प्टोमेटिक हैं तो एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेडर, चाहे वो एडल्ट्स हों चाहे वो बच्चे हों, उससे स्प्रेड का खतरा तो बढ़ ही जाता है। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक में पहचान इसी तरह से की जा सकती है कि अगर पेरेंट्स को कोविड हुआ है या वो किसी के कांटेक्ट में आए हैं, तब उनके टेस्ट कराने होंगे। मतलब बच्चों में कांटेक्ट ट्रेसिंग करनी होगी, सो दैट वो स्प्रेड ना कर सकें। स्प्रेड अगर वो पॉजिटिव आते हैं, उनके टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, तो बचाया जा सकता है। यही एक तरीका है। जब तक सिम्टम्स, हालांकि टेस्ट करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप कांटेक्ट ट्रेसिंग के साथ जो भी सस्पेक्ट हैं उनका आप टेस्ट करें, क्योंकि टेस्ट की फिर संख्या बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो टेस्ट तो सिम्टोमेटिक वाले बच्चों के ही हो पाएंगे। ये आपने सही कहा कि 75% जो बच्चे जो इससे हो रहे हैं, जैसे स्टडी में शो किया गया है, वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। सो एसिम्प्टोमेटिक में तो ना उनको आइसोलेट कर सकते हैं, ना ही हम उनको, अगर हम नहीं पहचान पाएंगे तो नेचुरली वो सुपर स्प्रेडर्स की तरह से काम करेंगे, वो दूसरे बच्चों में भी बढ़ाएंगे। ठीक है डॉक्टर तोमर, एक बड़ा सवाल नवजात बच्चे यानी जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं उनको लेकर है। पटना में एक ऐसी घटना हो चुकी है कि बच्ची ने जन्म लिया, उसको कोरोना था। हालांकि ठीक है, एक अच्छी खबर यह भी रही कि 5 दिनों में बच्ची ने कोरोना को डिफीट भी कर दिया। नवजात बच्चों को क्या वाकई इस तरीके से संक्रमण हो सकता है? एयरबॉर्न इन्फेक्शन है या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो स्प्रेड तो हो ही सकता है। और अभी अगर मदर पॉजिटिव थी, कोविड पॉजिटिव थी, तो नवजात शिशु को वहां से उसने कैच किया इन्फेक्शन, इसके बारे में अभी सबूत नहीं है। तो इन्फेक्शन तो किसी भी बच्चे को, किसी एज के बच्चे को भी हो सकता है। ठीक है, किसी एज के बच्चे को हो सकता है। डॉक्टर भारती, सवाल जिस बात को लेकर हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बच्चों को अगर कुछ होता है तो घर परिवार में सभी परेशान हो जाते हैं। मां अगर संक्रमित है तो क्या यह मान लें कि बच्चे के संक्रमण होने के पूरे चांसेस रहेंगे, खासतौर पर न्यूली बॉर्न बेबीज की अगर बातचीत करें? यानी अगर संक्रमण के स्टेज में मां अगर बच्चे को जन्म देती है तो? राकेश जी, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। देखिए, अभी तक ये देखा गया है कि मदर से बेबी में जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत कम होता है। अगर हम इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, जो कि प्लासेंटा के थ्रू मदर से बच्चे में जाता है कि नहीं जाता है, वो देखा गया। हमारे यहाँ भी रजिस्ट्री हुई तो उसमें काफी कम है, लेस देन 1%। अगर मदर से बेबी को अगर हम डेटा देखें तो लेस देन 1% है। तो फिर इन्फेक्शन बच्चे में होता कहाँ से है, वो चीज देखना पड़ेगा हमें। तो वो जो इन्फेक्शन होता है वो मदर से होता है। अगर मदर एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करते, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करती है, तो वो 48 आवर्स में मदर से बच्चे में हो सकता है। मदर, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं होता है। तो हमें करना क्या है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे हमें अलग रखना है, लेकिन उसको मां से अलग नहीं रखना है। अगर मदर और बेबी बोथ आर एसिम्प्टोमेटिक, यूजुअली जो देखा गया है कि दोनों एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उसमें कोई सिम्टम नहीं होता, तो दोनों मदर और बेबी दोनों को साथ रह के मदर का फीड कराना है। लेकिन अगर मदर सिक है, आईसीयू में है, या बेबी सिक है, आईसीयू में है, तो दोनों में से हम अलग रखेंगे। लेकिन उस कंडीशन में हमें
मदर का फीड जरूर कराना है। तो अगेन मैं इस बात का यहाँ बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम भूल रहे हैं आज के दिन में, वो एसेंशियल मदर एंड न्यूबॉर्न केयर, जिस पर हमें ज्यादा जोर देना पड़ेगा। वो ये चीज है कि माँ का दूध पिलाना है, बच्चे को गर्म रखना है, बच्चे को दूसरे इन्फेक्शन से बचाना है। ये हम पूरा जो हम अभी ध्यान दे रहे हैं, कोविड कोविड कोविड, ठीक है कोविड भी है, लेकिन दूसरे चीज से हमें बचाने की जरूरत है। अब आप देखेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर तोमर हमारे फ्रेंड है, इवन सेइंग कि अभी जो है सो 90 करोड़ बच्चे हैं, तो क्या 90 करोड़ बच्चे को हम वी विल बी एबल टू वैक्सीनेट ऑल द बेबी? नहीं कर पाएंगे। अभी एक कंपनी को हमने दिया है कि वैक्सीन बनाने के लिए, ट्रायल करने के लिए। तो जो स्थिति अभी है, हम सारे एडल्ट को नहीं वैक्सीनेट कर रहे हैं, सेम सिचुएशन विल बी कमिंग जब हम बच्चे की बात करेंगे। तो हमें ये नहीं भूलना है कि दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि ये कोरोना वैक्सीन को छोड़ दें आप, अभी बहुत सारे वैक्सीन ऐसे हैं जो हम बच्चे को नहीं दे रहे हैं, तो हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन है, मेजल्स का वैक्सीन है, रुबेला का वैक्सीन है, टाइफाइड। डॉक्टर भारती, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आपने शुरुआत में एक बात का जिक्र किया कि अलग रखकर इलाज, लेकिन अलग रखने का यह मतलब नहीं कि बच्चे को मां से अलग कर दिया जाए, क्योंकि न्यूली बॉर्न बेबीज को अलग रखना मां से वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या खांसी बुखार के अलावा भी बच्चे किसी और तरीके से संक्रमित हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि हमने मास्क लगा लिया तो खांसी से अगर ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं, डबल मास्क कर लिया या फिर दूसरे जो तरीके होते हैं, क्या इनके अलावा भी कोई तरीका है जिससे बच्चे संक्रमित हो सकते हैं? नहीं, पहली बात तो मैं आपको ये रोकूंगा, बताऊंगा कि मैंने ये नहीं कहा कि माँ और बच्चे को अलग रखना है। अगर माँ इन्फेक्टेड है, माँ अगर इन्फेक्टेड है, बच्चे को उसने जन्म दिया और माँ और बच्चा दोनों एसिम्प्टोमेटिक है, तो उसको साथ रखना है। माँ और बच्चे दोनों डायड है, दोनों को अलग नहीं रखना है। हमने ऐसा रिस्क देखा गया है कि और उसको माँ का दूध पिलाना है, लेकिन उसमें माँ को जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अप्लाई करना है। माँ को मास्क पहनना है, माँ को हैंड वॉश करना है और माँ के साथ रह के माँ का दूध पिलाना है। एक तो ये सवाल आपने पूछा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि क्या उसमें क्या सिम्टम आता है, तो मैं बताऊं आपको कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो या तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब ये हुआ कि उसमें कोई नहीं, उसमें सवाल कुछ इस तरीके का था कि अगर मान लीजिए कि माँ को खांसी या बुखार है, माना ही जाता है कि अगर खांसी है तो उससे ड्रॉपलेट्स इजीली आसपास के एटमॉस्फेयर में फैलते हैं। खांसी या बुखार के अलावा भी कोई तरीका है जिससे बच्चों में इन्फेक्शन फैल जाए, ट्रांसमिट हो जाए? हाँ, हो सकता है, बच्चों में हाथ से हो सकता है। अगर खांसी ड्रॉपलेट, एक तो हो गया ड्रॉपलेट से, जिसमें कि सांस में वो कण आ रहा है, जिससे हो सकता है। दूसरा है कि अगर वो माँ ने नाक साफ किया, मुंह में लिया, तो हाथ में आ सकता है। तो इसलिए उसमें हम कह रहे हैं कि हाथ को भी प्रॉपर हैंड वॉशिंग कर करके ही फीड कराना है। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप कह रहे हो कि माँ और बच्चे को अलग नहीं कर सकते, अगर माँ को आप सस्पेक्ट कर रहे हो या आप फैमिली मेंबर में किसी को सस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो मास्क अच्छे से पहन ले। बच्चे को मास्क पहनना इज वेरी डिफिकल्ट, तो माँ या जो भी फैमिली मेंबर है वो मास्क पहने, वो समझे इस बात को कि हमसे कैसे बच्चे को नहीं जाएगा। बच्चे को अगर एक बार हो जाता है तो आप ये समझ लो कि बच्चे जो है सो सुपर स्प्रेडर हो जाएंगे। बच्चे में कोई इन्फेक्शन होता नहीं है, ज्यादातर बच्चे में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या उसमें थोड़े सिम्टम होते हैं, उस सिम्टम को आप पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन वो चीज इन्फेक्शन दूसरे को वो फैला सकते हैं। तो इसलिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान देना पड़ेगा। हमें दूसरे जो वैक्सीन हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि कोविड से छूट करके दूसरी बीमारियां होने लगेंगी बच्चों में। ठीक है डॉक्टर भारती, ये जो स्थिति है डॉक्टर तोमर, अब बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं है, इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा डेंजर जोन में बच्चे हो जाएंगे। सवाल तो ये उठता है कि वैक्सीन आना एक तय प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत वैक्सीन आएगी, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं है तो करें क्या? राकेश जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरे ख्याल से इसमें करने का जो सबसे अच्छा उपाय है, जो भी पेरेंट्स हैं जिन्हें देखभाल करनी है बच्चे की, सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे उन्हें वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। वैक्सीनेट, क्योंकि बच्चे को तो देखभाल की जरूरत होगी, उनके पेरेंट्स को वैक्सीनेट करा जाना चाहिए। जो लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं, अब प्रेगनेंसी में फिर वो वैक्सीनेशन नहीं दिया जा सकता, वो भी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है। ऐसी कोई सेफ वैक्सीन नहीं, हालांकि कुछ वैक्सीन आ रही हैं जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को दी जा सकती हैं या लैक्टेटिंग वुमेन को भी दी जा सकती हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो यही होगा कि उस वाली जो कैटेगरी है
वो जो एज कैटेगरी है जिसमें जो प्रेग्नेंट हैं या जो बच्चे हैं या जिनके पास बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। और वैक्सीन होने के साथ में उन्हें अपना भी ध्यान रखना चाहिए कि सारे एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सारे आइसोलेशन, सब चीज से बच के रहना चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन नहीं हो। अगर इन्फेक्शन होता है तो फिर बच्चों का किस तरीके से ध्यान रखना है, उनके पास एक प्लान होना चाहिए। ये भी जरूरी नहीं है कि अगर इन्फेक्शन हुआ और पता लगा बच्चे के साथ रहे और बच्चे को बड़े बूढ़े दादी के पास छोड़ दिया, वो भी इन्फेक्शन हो गया। नहीं, इसमें तो मुझे लगता है डॉक्टर तोमर, मैं थोड़ा सा ऐड करता हूं, मुझे तो लगता है कि बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाए, लग जाए, उसके साथ ये भी फोकस करना होगा पेरेंट्स को भी वैक्सीन लग जाए, क्योंकि अगर बच्चों को एडमिट करने की स्थिति आती है तो पेरेंट्स को भी वहां पर रहना होगा, तो दोनों का वैक्सीनेट होना जरूरी है। दोनों का वैक्सीनेट होना जरूरी है, बल्कि पेरेंट्स का वैक्सीनेट होना ज्यादा जरूरी है पहले, क्योंकि उन्हें तो वैक्सीनेट किया जा सकता है। ठीक है, बच्चे की वैक्सीन तो अभी आई नहीं है, लेकिन एडल्ट्स के लिए तो वैक्सीन आ गई है, तो उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पर वैक्सीन का फिर वही है कि 18 टू 45 ईयर्स के बीच की पॉपुलेशन होगी, उनको वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, उतना आसान नहीं है, इट विल टेक टाइम, इट टेक 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स। और ये जो हम थर्ड वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सितंबर अक्टूबर के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी का नंबर वैक्सीन लगने का ही महीने भर बाद आ रहा है, 2 महीने बाद आ रहा है बुकिंग के हिसाब से। तो मेरा सजेशन ये है कि उन ऐसे लोगों को जिनके बच्चे छोटे हैं, उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीन देना चाहिए, जिससे कि उनका जल्दी वैक्सीन लग जाता है, वो भी सेफ हो जाएंगे, उनके पेरेंट्स भी, और ये बच्चों को भी सेफ किया जा सकता है। और एक हद तक, किसी एक्सटेंट तक हम बच्चों की जो ये वेव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसे भी कम किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर भारती, बच्चों का टेस्ट कब कराएं, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। तो क्या सिर में दर्द हो या फिर ऐसे कुछ और लक्षण हो सकते हैं, टेस्ट कराने कब कराएं ये तय करने के लिए? अच्छा, इसके पहले मैं एक सवाल, एक अपडेट करना चाहूंगा। डॉक्टर तोमर अभी हमारे फ्रेंड है, इन्होंने बताया कि मदर को, प्रेग्नेंट लेडी को और लैक्टेटिंग मदर को वैक्सीन नहीं लगाना है, लेकिन अभी अपडेट आ गया है, गवर्नमेंट ने रिकमेंड कर दिया है कि प्रेग्नेंट लेडी को भी और लैक्टेटिंग मदर को वैक्सीन लगाना है। ये अभी रिसेंट 2 दिन पहले आया। सो एक गुड न्यूज है, जिससे कि बेबी को हम बचा सकते हैं और मदर को भी बचा सकते हैं। अब दूसरा सवाल जो आपका है, वो सवाल ये है कि कब हम बच्चे को टेस्ट कराएं। देखिए, अगर घर में दूसरे लोग इन्फेक्टेड हैं तो हमें बच्चे को टेस्ट नहीं भी कराएंगे। हम मान के चले को जब भी कभी पेंडेमिक होता है, तो अगर फैमिली में एक आदमी को हो गया, 2 आदमी को हो गया, तो आप मान के चलो कि 100% इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है, तो बच्चे को भी होना ही है। क्योंकि अभी जो सिचुएशन, अगर हम सिचुएशन देखें तो उसको जांच कराने के लिए अगर बच्चे को लेके जाते हैं तो कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम जांच का वेट ना करें, बच्चे को हम आइसोलेट करें, फैमिली मेंबर को आइसोलेट करें। लेकिन अगर बच्चे को जांच कराना ही है तो एज अर्ली एज पॉसिबल, जब भी उसको सिम्टम हो गया उसी समय उसका जांच हमें कराना है। जांच कराने से हमें क्या फायदा होगा? तो 2 फायदा हो सकता है। फायदा नंबर 1, जो कि हम उस बच्चे को आइसोलेट करेंगे, या तो बच्चे को आइसोलेट करेंगे या फैमिली मेंबर को आइसोलेट करेंगे। दूसरा, हम उस पर ध्यान रखेंगे कि इस बच्चे को हो सकता है 1 to 2% ऐसे बच्चे हैं जिसको कि आईसीयू की जरूरत हो सकती है। आजकल एक मिसी नाम की बीमारी है जिसमें हमें बच्चे को आईसीयू की जरूरत हो सकती है, तो उस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे को अननेसेसरी मेडिसिन नहीं देना है। बच्चों में पैरासीटामोल छोड़ करके कोई भी दवाई कामयाब नहीं है। थोड़ी सी वक्त की कमी है। एक सवाल और आपसे कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि मास्क पहनाना उतना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या वाकई मास्क पहनाना बहुत जरूरी है घरों पर बच्चों को? देखिए, अगर बच्चा कोई भी 5 साल से ऊपर है तो इजीली मास्क पहन सकता है। डिफिकल्ट है मास्क पहनाना, तो उस समय उस कंडीशन में हमें जो फोकस करना है वो फोकस ये करना है कि पेरेंट्स मास्क पहने, जो इन्फेक्टेड सस्पेक्टेड पर्सन है वो मास्क पहने, सो दैट कि उनको इन्फेक्शन ना हो बच्चे से, या उनसे बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। बच्चे को 5 साल के बाद मास्क पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे 2 साल से ऊपर भी पहना सकते हैं, लेकिन WHO ने जो गाइडलाइन दिया है उसमें 5 साल से ऊपर के बच्चों को ही मास्क पहनाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर तोमर, 2 सवाल मैं चाहूंगा थोड़ा सा सीमित जवाब दीजिएगा, वक्त की कमी है। क्या बच्चों का ऑक्सीजन लेवल चेक करना उतना ही जरूरी है जितना एडल्ट का चेक करना जरूरी है? क्या हम चेक करते रहें? और दूसरी बात कि अब बच्चों की डाइट क्या रखी जाए? बड़ों के लिए तो तमाम चीजें हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं, बच्चों को हर चीज खिलाना पॉसिबल भी नहीं है। बिल्कुल सही बात। बच्चों के लिए ऑक्सीजन चेक करना उतना जरूरी नहीं है जितना कि एडल्ट्स के लिए है, क्योंकि बच्चों में 25% तो लाइक सिम्टोमेटिक है। जहां सिम्टोमेटिक हैं बच्चे,
वहीं आप ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन, लेकिन जैसा कि बच्चों की रिपोर्ट में आया है, उसमें ये ऑक्सीजन वाली प्रॉब्लम बच्चों में शायद उतनी नहीं है। और ऑक्सीजन तो अगर सिम्टम्स आते हैं या सस्पेक्ट हैं और लग रहा है कि ब्रेथलेसनेस है, कि बच्चे को ब्रेथलेसनेस हो रही है, खांसी हो रही है, कफ हो रहा है, सांस लेने में परेशानी है, तो नेचुरली ऑक्सीजन चेक करना तो बनता ही है। रही बात डाइट की, तो डाइट के बारे में तो हमारे दोस्त डॉक्टर भारती आपको अच्छे से बता पाएंगे कि बच्चों की डाइट क्या होनी चाहिए। डॉक्टर ठीक है, चलिए, थोड़ी सी वक्त की कमी है, इस पर चर्चा हमारी आगे जारी रहेगी। डॉक्टर भारती, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर तोमर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि पेरेंट्स को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते रहें, ये उन्हें ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहां से संक्रमण ट्रांसमिट हो जाएगा बच्चों में, इस बात की आशंका ज्यादा है।